सबसे पहली चीज, जब आप बुरकर के साथ बैठ रहे हो सर, उससे पूछो ये जो ताजमहल बनाने की बात कर रहे हो इसमें लोडिंग कितना है। कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा सर आपको। अच्छा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, चलो फिर तो हम लोग 4 लोगों की फैमिली है, बहुत आराम से रहेंगे। अरे 1000 स्क्वायर फीट का नहीं मिलेगा। घर, अब चाहे इसे सपना कहो या जरूरत, चाहिए तो हर किसी को। अब घर के लिए आदमी कभी बना बनाया फ्लैट खरीदता है, कभी प्लॉट खरीदता है, या कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, किसी भी एसेट क्लास में इतना फ्रॉड नहीं होता जितना रियल एस्टेट एसेट क्लास में होता है। इतनी धोखाधड़ी किसी भी एसेट क्लास में नहीं है जितना रियल एस्टेट में होता है। इतने हिडन कॉस्ट, हिडन फीस, इतने तरह के टैक्सेस किसी भी एसेट क्लास में नहीं है जितने रियल एस्टेट में है। तो इसलिए आज बहुत डिटेल में एक एक चीज बड़ी बारीकी समझाने वाला हूं कि अगर आपको फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, जमीन खरीदना है, कोई कमर्शियल ऑफिस खरीदना है, कमर्शियल दुकान खरीदना है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको खरीदने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान से देखना। नहीं देखोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि देखो दिक्कत यह है कि कोई भी एसेट क्लास, आप स्टॉक मार्केट देख लो या गोल्ड देख लो, एफडी, कोई भी एसेट देख लो आप, और उसको कंपेयर करोगे आप रियल एस्टेट से ना, तो रियल एस्टेट एक तो इसका रेगुलेशन बहुत लेट आया है, 2016 से रेगुलेटेड है, उसके पहले तो ये रेगुलेटेड ही नहीं था, रेरा आया है। लेकिन उसके बाद भी, रेरा आने के बाद भी इसके फ्रॉड्स के नंबर, स्कैम्स के नंबर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भैया इसमें चीजें छुपी हुई बहुत ज्यादा है। आपके पास कंपेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्टॉक के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर कर सकते हो, गोल्ड प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, एफडी कंपेयर कर सकते हो। प्रॉपर्टी कैसे कंपेयर करोगे? क्या पैरामीटर्स है प्रॉपर्टी कंपेयर करने के? और प्रॉपर्टी के पैरामीटर अगर आप जान भी गए, टैक्सेस कैसे कंपेयर करोगे? क्योंकि हर स्टेट्स के अलग अलग हैं। बिल्डर की फीस कैसे कंपेयर करोगे? हर बिल्डर के अलग अलग हैं। बड़ा गोलमाल है भैया प्रॉपर्टी में। तो आज बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला हूं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ध्यान से पहले पूरा देख लो, उसके बाद ही सोचना। और ध्यान दीजिएगा, अगर गाड़ी वाड़ी चलाते हुए सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो तो मैं कहूंगा गाड़ी साइड में लगाओ या घर पहुंचो तब जाके पूरा इसको सुनना, क्योंकि बहुत जरूरी है। लाखों या करोड़ों रुपए बच सकते हैं आज अगर पूरी बात सुन ली, समझ ली तो। नहीं तो फंसना, बहुत लोग फंस ही रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हम बात करेंगे? टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट के चार्जेस बहुत है भैया। टैक्सेस प्रॉपर्टी में बहुत टैक्सेस है, मतलब सरकार की कमाई इतनी है टैक्सेस से रियल एस्टेट में, बिल्डर और क्या ही कमाएंगे उतने जितना सरकार कमा लेगी। तो टैक्सेस, अंधाधुंध टैक्सेस है। बताता हूं किस किस तरह के टैक्सेस हैं। हिडन कॉस्ट क्या है जो आपको पता ही नहीं चलता फ्लैट खरीदते वक्त, बाद में पता चलता, अरे ये भी था, ये भी दो, ये भी था, ये भी दो, देना ही पड़ेंगे। क्या करोगे? ऑलरेडी बहुत पैसा जा चुका है। फ्रॉड्स किस किस तरह के होते हैं, उनसे कैसे बचना है, वो सब बात करेंगे। और जो आज हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, हम एग्जांपल लेके बात करेंगे, वो 50 लाख का मैं बेस प्राइस रखूंगा कि चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो, 50 लाख का है। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, कौन से टैक्स कितने पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो 50 लाख के हिसाब से बताता रहूंगा आपको। सबसे पहली चीज भैया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये रिपोर्ट भी है हाउसिंग.com की कि 65% बायर को प्रॉपर्टी खरीदने के सारे पहलू के बारे में भरोसेमंद जानकारी मिल ही नहीं पाती है। क्योंकि 65% बायर को पता ही नहीं है कि क्या क्या जानकारी चाहिए भाई, कौन सी जानकारी ले, हम यही नहीं पता है। 60% बायर प्रॉपर्टी को कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि कोई रेगुलेटेड लिस्टिंग नहीं है। रेगुलेटेड लिस्टिंग का मतलब दो चीज, एक चीज इधर रख दिया, एक चीज इधर रख दिया। अरे भैया 2 फोन खरीदने गए, कंपेयर कर लेते हो ना फटाक से। प्रॉपर्टी कैसे कंपेयर करोगे? पैरामीटर ही नहीं है। बताता हूं वो सब पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं जो आप बना सकते हो। अब सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिडेंशियल फ्लैट की। रेजिडेंशियल फ्लैट क्या होता है? कोई बिल्डर बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा है, उसी में आप एक फ्लैट पसंद आया वो लेने जा रहे हो, जहां पर आप रहोगे, उसी को रेजिडेंशियल फ्लैट कहते हैं। अच्छा, ये जो लंबी चौड़ी आप लिस्ट देख रहे हो, ये वो लिस्ट है टैक्सेस और हिडन कॉस्ट की, जो मुझे लगता है पहली बार अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो 10 में से 8 लोगों को निश्चित नहीं पता होता है सब। और ये सब सरप्राइजेस के तौर पे आएगा आपके सामने। 50 लाख का फ्लैट लेने गए हो आप, 50 लाख के फ्लैट में पता चलेगा अब ये भी देना है, अब ये भी देना है, अब ये भी देना है, अब ये भी देना है। देते देते आदमी परेशान हो जाता है। 50 लाख का फ्लैट हो, 50 लाख का कभी नहीं होता, ऊपर जा चुका होता है। कितना ऊपर समझाऊंगा, ये सब समझाता हूं डिटेल में। सबसे पहला चीज स्टैंप ड्यूटी, ये हो सकता है आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर लोगों को चलो ये पता होता है, इसी को रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंप ड्यूटी होता क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स समझ लो ये। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार ले जाएगी ये, महाराष्ट्र रहते हो तो वहां की सरकार ले जाएगी ये।
टैक्सेस फॉर रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप, मतलब ये, इसका मतलब आप ये समझ लो, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे फ्लैट हो, प्लॉट हो, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी, आप उसको सरकार की नजरों में ला रहे हो कि देखो ये वाला प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया, अब मैं मालिक हूं। तो सरकार क्या कहती है, अच्छा मालिक बन गए बेटा, लाओ जरा टैक्स दो, हमारा वाला हिस्सा दो। तो सरकार आपसे अपना वाला हिस्सा तुरंत मान लेती है। कितना मांगेगी वो? सरकार मांगेगी आपसे 4 से 10%, डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स पर, हर स्टेट की फीस अलग अलग है। ठीक है, आप ये अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 6% के आसपास लगता है, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में रहते हैं तो 7% के आसपास लगता है। मैं 7% ही अगर इसको मान लूं, और 50 लाख का फ्लैट हम मान रहे हैं, हम अभी फ्लैट की बात कर रहे हैं, आगे चल के प्लॉट की भी बात करेंगे। 50 लाख का फ्लैट अगर आप ले रहे हैं तो समझ लो 3.5 लाख रुपए तो भैया स्टैंप ड्यूटी कॉस्ट हो गया। और अभी एक है, ये पहला बता रहा हूं, अभी तो आएगी, लंबी लिस्ट है ये। तो समझो आपको जो ऐड दिखता है बड़े बड़े होर्डिंग में, 2 BHK 50 लाख, 3 BHK 50 लाख, 3.5 लाख तो पहली वाली फीस है, ऐड कर लो। ये कहीं नहीं लिखा होता है, ये कोई नहीं बोलेगा, ये खरीदने के बाद जब सारा पेमेंट चला जाता है तब पता चलता है, अरे 3.5 लाख रुपए लगेगा। हाँ लगेगा, और पे पहला है। ठीक, ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हो। ये रजिस्ट्री कब होती है? जब फ्लैट आपका पूरी तरीके से सारा पेमेंट वगैरह चला गया, जब फ्लैट अब आपके नाम पे हो चुका है, तब आप सरकार को ये देने के लिए जाते हो। स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, जिस भी स्टेट से आप हो, हर स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, वहां पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, या ऑफलाइन आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर के पे कर सकते हो। लेकिन ये आपको पे करना है, इसके बिना प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं। प्रॉपर्टी पर कभी भी कोई भी मालिक बनने आ जाएगा। अगर ये बिल्डर ने आपको फ्लैट बेचा है तो जब तक आपकी रजिस्ट्री हुई नहीं है, मतलब जब तक आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं किया, फ्लैट आपका नहीं है। वो भले आपने पूरा पैसा दे दिया, वो फ्लैट अभी भी बिल्डर का है, पूरा पैसा देने के बाद भी। अब ये देखो, एक लंबी सी लिस्ट है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होता है अभी आऊंगा उस पर, वो अलग तरह का है। फिलहाल स्टैंप ड्यूटी आप समझ लो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लगता है। अच्छा, ये पुराना भी हो सकता है, ये समय समय बदलता भी रहता है। सरकार के यहाँ भी तो महंगाई बढ़ती है ना चाचा, तो वो भी तो बढ़ाएगी। तो लेटेस्ट वाला चेक कर लेना, जैसे उत्तर प्रदेश में 7% लगता है, सिक्किम में 5% लगता है, उत्तराखंड में 3-4% है, 5% है। अलग अलग स्टेट पे वही 4% से लेकर के 10% के बीच वेरी करता रहता है। ठीक है, अभी किसी में 9% भी देख रहा था, कहां पे था 9%? वो साउथ में कहीं था, कहां गया? मेघालय में था शायद। मेघालय में 9.9% है, मतलब मोटा मोटी 10% हो गया वहां पे रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है? पहला वाला क्या था? स्टैंप ड्यूटी। दूसरा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फीस। ये दोनों एक साथ ही जाता है। ये सब जो फीस है, ये फीस फ्लैट कंप्लीट होने के बाद, सारा पेमेंट होने के बाद होता है। ये म्यूनिसिपल रिकॉर्ड अपडेट करने की फीस होती है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट लेके गया, अब ये म्यूनिसिपल फीस में भी आप जो अपडेट होगा, वहां भी रिकॉर्ड, वहां भी आप बताओगे मैंने ले लिया भैया, फ्लैट ले लिया है। पहले तो लेके गया स्टेट गवर्नमेंट, अब ये म्यूनिसिपल वाले लेके जाएंगे, अच्छा ले लिए, लाओ हमारा वाला पार्ट दो। ये कितना लेकर के जाएंगे? ये लेकर के जाएंगे लगभग 1 से 4%। ये भी अलग अलग स्टेट्स के बेस पे। आप अगर इसको 1% ही मानो, 1% इसलिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 1% अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो 1%, तो 50 लाख का अगर आपका फ्लैट है तो 50 लाख के फ्लैट पे मोटा मोटी आप 50,000 रुपए अलग से दोगे। 3.5 लाख पहले ले लिए यार, 50,000 फिर ले रहे हो। हाँ अभी तो शुरुआत, अभी रुको, अभी और आएगा। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी के साथ साथ ये भी जाता है। अभी आ रहा हूं सारे लिस्ट। अच्छा, लास्ट में मैं ना सबको कैलकुलेट करके एक जगह बताऊंगा कि 50 लाख अगर फ्लैट है आपका तो टोटल आपको फाइनल पड़ेगा कितने का, सारा टैक्स टुक्स देने के बाद। अब ये टेबुलर फॉर्मेट में मैंने देख कर दे रखा है कुछ मेन राज्य जो हैं, जहां से हो सकता है आप ज्यादातर हमें देखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मैंने लिख रखा है। जैसे हरियाणा में 5 से 7% है। अच्छा, एक चीज आप पूछोगे, ये 5 से 7% का मतलब क्या है? बीच वाला 6% लगेगा क्या, या 5 किसके लिए, 7 किसके लिए? तो होता क्या है, लोअर बैंड यानी कि 5% वाला जो हिस्सा है ये फीमेल्स के लिए होता है। हर जगह की तरह यहां भी फीमेल्स को एक्स्ट्रा रियायत दी जाती है। तो अगर आप किसी महिला के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, बहन के नाम पे, मां के नाम पे अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रहे हो तो 5% लगेगा रजिस्ट्री। मेल के नाम पे है तो 7% है। पुरुष को हर जगह दंड मिलता है भैया। आपका सवाल क्या है? किसी औरत के नाम पे मैंने रजिस्ट्री करवा दी, ड्यूटी करवा दी। किसी औरत के नाम पे नहीं करवाना है, अपने घर की औरत के नाम पे कराना है। हाँ, अब वो 5% पे हो गई, फिर उससे हम अपनी प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं ना, ट्रांसफर करवा देंगे तो ट्रांसफर में फिर पैसे लगेंगे। वो ट्रांसफर, हाँ, फिर से वो आपके नाम पे नई रजिस्ट्री होगी। एज ए गिफ्ट आपने मान लो 1 लाख रुपए ले लेते हैं, 1 लाख में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, समझाने के लिए बोलता हूं। 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली,
पहले आपने वाइफ के नाम पे, बहन के नाम पे, माँ के नाम पे, किसी के नाम पे लिया, 5% आपने सरकार को दिया, 5,000 रुपए। आप कल को मनाया कि नहीं नहीं हम अपने नाम पे करा लेते हैं, तो जब पुरुष अपने नाम पे कराने जा रहा है तब 7% नया देगा, उसी 1 लाख की प्रॉपर्टी पे 7,000 अलग से देगा, 10 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 लाख अलग से देगा। ये समझो आप जितनी बार भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, चाहे घर के 4 ही मेंबर हो, उस चारों में ही घुमा दो प्रॉपर्टी को, 4 बार आप सरकार को फीस दोगे। तभी तो मैंने कहा कि बिल्डर फिल्डर कोई नहीं कमाता प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में, सबसे ज्यादा सरकार कमाती है, सरकार से ज्यादा कोई नहीं कमाता रियल एस्टेट में। ठीक है, वेयर टू पे, कहां पे करना है, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वेबसाइट के मैंने नाम दे रखे, इन जगहों पर जाकर के आप पे कर देते हो ये स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद आता है जीएसटी, बहुत लोगों का दर्द है ये। अच्छा, जीएसटी में समझने वाली बात है ये है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता ये, जीएसटी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लगता है। प्रॉपर्टी अगर पूरा बन के तैयार है, बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, बिल्डर अगर पोजीशन देने के लिए तैयार है, तो आपको जीएसटी नहीं पे करना होता। मतलब जीएसटी कितना लगता है, 5%। अच्छा, ये 5% का मतलब 50 लाख का अगर आपका फ्लैट है तो 2.5 लाख रुपए आप जीएसटी भी दोगे। आप कहोगे यार स्टैंप ड्यूटी भी ले लिया, रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, अब है तो है, लगना है तो लगना है, 2.5 लाख रुपए अब यहां भी सरकार को दोगे। तो आप कहोगे सरकार को तो हमने स्टैंप ड्यूटी दे दिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी दे दिया, फिर ये सरकार को कहा अरे सरकार है भैया देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, तो 2.5 लाख रुपए आप जीएसटी के नाम पे भी सरकार को दोगे। ठीक है। अच्छा, जीएसटी में नॉर्म मैंने क्या बताया कि अगर आपका फ्लैट बन के रेडी हो चुका है तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता, ये 2.5 लाख रुपए आपको बच जाएगा। अच्छा, आप यहां पे पूछ सकते हो फिर तो हम जीएसटी बचाने के लिए भैया फ्लैट बन जाएगा तभी हम फ्लैट खरीदें। तो यहां पे कैच ये है कि जब नया नया कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ना तो कीमत कम होती है। अभी पता चला पहली नींव भी नहीं डली है, पहला ईटा भी नहीं डलवाया, बिल्डर ने अनाउंस किया हम यहां पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, डिम डाम कर देंगे, तो सस्ता होगा। अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है उस टाइम पे अनाउंस किया है तो वो 30 लाख का होगा, 25 लाख का होगा, लेकिन बनते 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 वो 30 लाख का फ्लैट 50 लाख 60 लाख का हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि बनते बनते जीएसटी बचाने के चक्कर में आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन कई सारे कैचेज हैं उसमें भी, कई सारे रूल्स आ जाते हैं उसमें भी, अभी आगे समझाऊंगा कि क्यों मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी बनने के बाद ही खरीदो यार। बहुत सारे टेंशन से बच जाओगे आप, बहुत सारे फ्रॉड से बच जाओगे आप, पैसा पूरा लुटने से बच जाओगे आप। क्यों बताऊंगा अभी आगे आपको। हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, ये कौन लेगा, ये भी सरकार लेगी। अरे यार बहुत ले रही है सरकार, लेना पड़े, ले सरकार है, आप कैसे मना कर दोगे। तो ये भी 1% जाएगा, तो 50 लाख का 50,000 फिर आप सरकार को दोगे। ठीक, अब आओगे मेट्रो सेस सरचार्ज इसको बोलते हैं। ये बेसिकली महाराष्ट्र में ही लगता है और जगह पे नहीं लगता। ये बेसिकली ये होता है कि कोई फ्लाईओवर बनना है, मेट्रो बनना है, पुल बनना है, कुछ बनना है, कोई इंफ्रा डेवलप होना है, तो हर प्रॉपर्टी खरीदने वाले से ये तकरीबन कितना 1% के आसपास लगता है। तो ये आप अगर महाराष्ट्र में है तो आप देंगे, महाराष्ट्र में नहीं हो तो आप बच गए। उसके बाद MODT, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ये तब लगता है जब आप होम लोन ले रहे हैं। अब ज्यादातर लोग जो फ्लैट लेते हैं होम लोन लेकर के ही लेते हैं भैया, तो ये समझ लो ये लगना ही है। बिना होम लोन के ले रहे हो तो ये बच जाएगा, होम लोन ले रहे हो तो ये लगेगा। आपको कितना लगेगा, 0.1% से 0.5% के आसपास, यानी कि मोटा मोटी आप समझ लो अगर 50 लाख का आपका फ्लैट है तो 15,000 रुपए के आसपास आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 50 लाख का अगर आपका फ्लैट है तो 20 लाख डाउन पेमेंट तो करोगे, 30 लाख का आप लोन तो लोगे, तो 30 लाख के लोन पे ये 15,000 की फीस आपको देनी होती है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा है कि आप 40 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको ये बढ़ जाएगा। 30 लाख का लोन रहे तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने बताया कि 15,000 आपको देना पड़ेगा। अब आगे होता है हिडन चार्जेस, ये वो टैक्सेस होते हैं। अब आपको बताता हूं, ये वाले चार्जेस फिक्स नहीं होते, बिल्डर अपने हिसाब से जो मनाता है वो चार्ज लगाता है। आपके शहर में अगर 10 बिल्डर हैं, 10 बिल्डर के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। ये समझाता हूं भी क्या क्या चार्जेस हैं। सबसे पहली चीज व्यू प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, इसको पीएलसी कहते हैं। मतलब पीएलसी क्या होता है, फ्लैट जो आप ले रहे हो वो फ्लैट के सामने क्या आएगा, पार्क है क्या, अरे अलग से पैसा दो। अच्छा, वो फ्लैट कोने का फ्लैट है क्या, आपको इधर से भी हवा आएगा इधर से भी हवा आएगा, तो एक्स्ट्रा साइड से आप हवा ले रहे हो क्या, अलग से पैसा दो। अच्छा, आपके पीछे कहीं नदी उदी तो नहीं आ रहा है, अरे अलग से पैसा दो। आपके सामने सटे सटे में अगर हर बिल्डिंग में ऐसा है कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग है और कोई ऐसा बिल्डिंग है कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, अलग से पैसा दो।
एक 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 चीज का आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। इसी को बोलते हैं पीएलसी। ये बिल्डर लेता है और ये टोटल बिल्डर की मनमानी है। कोई सरकार को नहीं जा रहा है, बिल्डर को जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा। ये कितना लगता है? मोटा मोटी 10% मान लो। ये बिल्डर की मनमानी है, कभी 5%, 8%, 10%, कई सारे बिल्डर 15% भी ले लेते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर आपको नेगोशिएट करना आता है तो आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हो ब्रोकर से। जब आप डील कर रहे हो, आप उसको बोलो कि मैं पीएलसी नहीं दूंगा, वो कहेगा नहीं तो ये तो लगेगा ही, या पीएलसी को आधा करवा लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे नेगोशिएटर हो, कितना बढ़िया डील क्रैक कर सकते हो, ये नेगोशिएट भी कर सकते हो। लेकिन ये बिल्डर लेता है। उसके बाद पार्किंग चार्जेस। फ्लैट ले लिया, सोसाइटी में रहोगे, गाड़ी किधर खड़ी करोगे? बाहर तो नहीं जाओगे, उड़ जाएगी गाड़ी, तो इसलिए अंदर जो खड़ी करोगे अब उसके चार्जेस अलग से। अच्छा, ये लेने वक्त आपको नहीं बताया जाएगा पार्किंग चार्जेस इतने लगेंगे अलग से, तो ये भी आपको लगेगा तकरीबन 2 लाख से 7 लाख के आसपास मान लो। और ये भी बिल्डर के हिसाब से, सोसाइटी कितनी लग्जरी है, इकोनॉमी है, उसके हिसाब से बिल्डर ही तय करता है और आपको देना पड़ेगा। ये इन चीजों में नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप। नेगोशिएशन पीएलसी में कर सकते हो, ये सब तो फिक्स होता है, देना ही पड़ेगा आपको। तो भैया 50 लाख के फ्लैट में आप मोटा मोटी 5 लाख पकड़ लो कि आपको पार्किंग के लिए भी देना पड़ेगा। अच्छा, आप कहोगे हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर तो भैया बहुत छोटी जगह लेगी, तो हम 5 लाख क्यों दें, हम तो 1 ही लाख देंगे। तो ऐसा है, बिल्डर कहेगा फिर गाड़ी खरीद लो या तो, नहीं तो निकल लो यहां से। ये 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भाई गाड़ी है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस। अब जिस फ्लैट में आप रहने जा रहे हो उस फ्लैट के बाहर क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है, सड़क भी है, सीढ़ी भी है, आपके फ्लैट तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट भी है, भैया वहां झाड़ू पोछा करने वाला भी आएगा। मतलब आसपास जितनी चीजें आपको आपके फ्लैट के बाहर है वो सब मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा लगता है, तो आपसे मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जाता है। अच्छा, ये सब 50 लाख के फ्लैट में 50 लाख के अलावा है ये सारी चीजें, और ये सब पता आपको तब लगता है जब आप रहने चले जाते हो, अब सारा पैसा दे चुके होते हो। अच्छा, ये मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है? ये मेंटेनेंस चार्ज अमूमन तौर पे आप मान लो कुछ बिल्डर साल का एक बार ले लेते हैं, कुछ बिल्डर क्वार्टरली लेते हैं, कई जगहों पे मंथली का भी हिसाब चलता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि 5 साल का आप एक बार में पे कर दो तो वहां एक्स्ट्रा थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं यहां पे 5 साल वाला फिगर पकड़ लेता हूं क्योंकि मेरे को टोटल गिनना भी है, गिन करके आपको बताना है। तो मैंने 2.5 लाख रुपए पकड़ लिया 5 साल के लिए। ठीक है, ये कम ज्यादा होगा, बिल्डर टू बिल्डर वैली करता है, किसी बिल्डर का अलग, किसी बिल्डर का अलग। तो मोटा मोटी मैंने 2.5 लाख रुपए पकड़ लिया 5 साल के लिए। मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। दिल की धड़कनें बढ़ रही है, 50 लाख का फ्लैट लिया था लेकिन ये कहां जा रहा है कॉस्ट? ऐसे ही होता है भैया। उसके बाद फ्लोर पीएलसी चार्ज, हाँ ये भी है। हवा पानी पार्क का तो अलग से पैसा लिया जाएगा, पार्क का मतलब सिर्फ देखने का। उसके बाद आप किस फ्लोर पे फ्लैट ले रहे हो उसकी भी अलग कॉस्टिंग होती है। जनरली दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आपकी पीएलसी कम होती चली जाती है। पीएलसी का मतलब वही जो 8% 10% जितना चार्ज कर रहा है। अच्छा, ये वो वाले पीएलसी अलग है, पार्क वाला पीएलसी, उसके पीएलसी अलग लगेंगे, इसके पीएलसी अलग लगेंगे। दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओ फ्लैट आपका सस्ता हो जाता है। सस्ता का मतलब 50 लाख में कमी नहीं, ये पीएलसी कम हो जाएगा। अगर 10% लग रहा है फर्स्ट फ्लोर का तो हो सकता है नहीं, 0 से लेके 5 फ्लोर तक तो ये सेम ही रखते हैं, उसके बाद सस्ता करने लग जाते हैं। ये मान लो कि 0 से लेके 5 फ्लोर तक अगर आपका 10% लग रहा है तो 5 फ्लोर के बाद कहेंगे 5 से हम 10 तक लेंगे भैया 9%, 10 से 15 फ्लोर तक लेंगे हम 8%, 15 के बाद हम ले लेंगे 7%। तो ऐसे ही फ्लोर पीएलसी आपको देना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली के अलावा अगर आप मुंबई जैसी जगहों में जाओ या मैक्सिमम जो बड़े बड़े शहर हैं उन जैसी जगहों में आप जाओ, बड़े बड़े शहर मुंबई के अलावा कहां है, आप पुणे उन्हें ले लो आप, तो वहां पे उल्टा होता है। वहां पे जैसे जैसे आप ऊपर तक चलते चले जाओ, आपका फ्लोर ऊपर की तरफ हुआ, पीएलसी बढ़ जाता है, नीचे सस्ता होता है, ऊपर महंगा होता चला जाता है। इसका कारण है दिल्ली एनसीआर जैसी जगह या बिहार भी ले लो, यूपी भी ले लो, इन जैसे जगहों में ना लिफ्ट बड़ा दिक्कत रहता है। लिफ्ट खराब हो गया, और लिफ्ट के केसेस आए दिन मिलते हैं, लगभग हर प्रीमियम सोसाइटी में भी बोल लो वहां भी लिफ्ट खराब होते हैं। तो जब लिफ्ट खराब हो गया तो पहले दूसरे फ्लोर पे रहने वाला तो आराम से उतर जाएगा, 20वें फ्लोर वाला फंस गया ना बेचारा वो। और इसी वजह से बिल्डर भी इसको सस्ता रखते हैं क्योंकि देखते हैं डर है लोगों में। लेकिन मुंबई जैसे जगहों में भैया चीजें एडवांस हो गई, बहुत पुराना कल्चर है वहां फ्लैटों का, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है वहां पर, तो वहां पर ये सब दिक्कतें अमूमन तौर पर नहीं होती है जितना कॉमन दिल्ली एनसीआर में है। तो इसलिए वहां ऊपर बढ़ते 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 पीएलसी भी बढ़ता चला जाता है।
अब आगे क्लब हाउस मेंबरशिप चार्जेस। ये एक ऐसा चार्ज है जिसको मैं कहता हूं एक स्कैम ही है, ये ट्रैप है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, आप कोई भी फ्लैट का, कोई भी प्रॉपर्टी का ऐड देखो, फेसबुक पे ऐड देखो, रोड पे ऐड देखो, सबसे बड़े बड़े में लिखा होता है 5,000 स्क्वायर फीट में क्लब बना रहे हैं, 10,000 स्क्वायर फीट में क्लब बना रहे हैं, 50,000 स्क्वायर फीट में क्लब बना रहे हैं। क्लब के आपको एमिनिटीज गिनाए जाते हैं। ऐसे में क्यों कर रहा हूं, जो आप देखते हो ऐसे ही किसी भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको क्लब हाउस उसी तौर पे पेश किया जाता है। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा ये खेलने का, इतना बड़ा वो खेलने का, इतना बड़ा। लेकिन ये इसको स्कैम इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी आदमी आप देखो जो फ्लैट में रहता है, 365 दिन में मुझे नहीं लगता कि एक महीना भी कोई ढंग से क्लब हाउस की फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। किसी से भी पूछ लेना जो जिम रहता हो, जिम कितने दिन जाता है वो, स्विमिंग पूल में नहाने कितने दिन जाता है वो, क्लब हाउस का यूज ही कितने दिन करता है वो। मतलब आप उन चीजों के पैसे दे रहे हो, और ये बड़ा भारी भरकम फीस जाता है इसका, उन चीजों का आप पैसे देते हो जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये एक ट्रैप जैसा है। दिखाया आपको यही सबसे पहले जाता है और रहने के बाद आप यही सबसे कम इस्तेमाल करते हो। ये आपको जाएगा 50,000 का, अगर आप फ्लैट है तो 2 लाख रुपए के आसपास मान लो। ये भी वेरी करेगा बिल्डर टू बिल्डर, किस किस तरह का है। तो 2 लाख रुपए और बढ़ गए भैया। अब यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस, अब आप जिस फ्लैट में रहने जाओगे वहां का पानी, गैस, बिजली, ये सब का भी कनेक्शन तो लगेगा ना। इन सब की फीस मान लो, ये सब का बिल्डर पहले ले लेगा आपको। तो 50 लाख का अगर आपका फ्लैट है तो मोटा मोटी आप इसको मान लो कि 1 लाख रुपए इसको भी पकड़ लो आप। ये सब के नाम पे भी आपसे 1 लाख रुपए अलग से ले लिया जाएगा। मिसलेनियस कॉस्ट ले लो भैया, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, कल को RWA बनना है, कोई वेलफेयर बनना है, कुछ और होना है, नहीं होना है, पता चल, अरे बहुत तरह की चीजें होती है, उसके नाम पे 50,000 पकड़ लो। ऐसे से टर्म लिख देंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं हुआ होते हैं, तो 50,000 उसके भी पकड़ लो हमने। उसके बाद ब्रोकरेज फीस। रियल एस्टेट एक ऐसा एस्टेट क्लास है, यहां ब्रोकर के बिना धंधा ही नहीं चलता। हाँ, ब्रोकर तो खैर स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, लेकिन वहां ब्रोकरेज फीस बहुत छोटी होती है। यहां अच्छा खासा ब्रोकरेज फीस है भैया। 1 करोड़ के फ्लैट में 2 लाख रुपए आपका ब्रोकर लेकर के जाएगा। तो अच्छा, कई कई जगहों पर ऐसा है कि 3%, 4%, 5% तक ब्रोकर मांगते हैं। तो आप ब्रोकर से नेगोशिएट कर सकते हो ये चार्जेस। आप अगर ब्रोकर के जरिए ले रहे हो, 1 से 2% बहुत हो गया, उसके बीच तोड़ने की कोशिश करो, वो टूट जाता है। ठीक, तो ब्रोकर फीस भी आपको देना पड़ेगा। तो 1 से 2% की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख के फ्लैट में आप 1 लाख रुपए इसका ही मान लो, अगर 2% आप दे रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद जब आपका फ्लैट मिल जाता है रहने के लिए, घर में रहने जाते हो, तो जो पड़ोसी है उसके फ्लैट में लगा हुआ है 1 लाख रुपए का सोफा, उसके घर में बड़ा वाला LED लगा हुआ है, किचन का इंटीरियर कराने में उसने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख पे खर्च कर दिए। अब आपके आसपास जब ऐसे पड़ोसी हैं तो आप रह पाओगे बिना अपने यहां काम कराए हुए? डूब के मर जाओगे, शर्म से मर जाओगे। पड़ोसी आपको अपने घर तो बुला लेता है, पूरा घर घुमा घुमा के दिखाता है कि हमने 20 लाख का काम कराया, ये काम कराया, वो काम कराया है। आपके मुंह में लग जाएगा ताला, आपने कुछ कराया नहीं। आपके फ्लैट में तो सोफा भी सेकेंड हैंड है, टीवी वही पुराने जमाने वाला है। आप किसी को शर्म से अपने घर बुला ही नहीं पाओगे। तो ये शर्म में आदमी क्या करता है, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का इस्तेमाल करके भैया फ्लैट भरता है। सोफा प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम टीवी, प्रीमियम किचन, प्रीमियम बेड, ताकि हम भी दूसरों को दिखा पाए, देखो हमने भी इतना खर्चा किया है। इससे नहीं बच सकते, सोसाइटी में होती है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जत होगे, नहीं तो शर्म में जियोगे। हाँ, अगर आप मेरी तरफ बेशर्म आदमियों को भाड़ में जाए दुनिया, कोई भी कुछ कर ले, फिर बिंदास रहो, फिर इससे आप बच जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन तौर पे। तो आप अगर एक 2 BHK लिया है आपने, तो मोटा मोटी आप 10 लाख रुपए तो मान के चलो, आपको इंटीरियर कराने में, चीजें खरीदने में इतना बेसिक खर्चा तो होगा। तो 50 लाख के खर्चे में आप ये भी ऐड कर लो, कंपलसरी है, नहीं बच सकते इससे। उसके बाद ये क्या है, अच्छा ये आइटम्स मैंने आपको गिनाए और उसकी कॉस्टिंग मैंने आपको गिनाई। तो टोटल जब ऐड करते हैं इसको तो पता चलता है 50 लाख का तो बेस फ्लैट जो बेस प्राइस था 40 लाख के आसपास ऊपर से ऐड हो गया उस पर। तो 50 लाख का फ्लैट आपको पड़ गया कितना, 90 लाख रुपए का, 81% के आसपास ऊपर चला गया प्राइस भैया। तो आपने पेपर में या होर्डिंग में या फेसबुक ऐड पे कहीं भी जब देखा था कि 50 लाख रुपए का फ्लैट, तो वो एक झांसा था, वो क्या होता है, वो पहले बिल में बुलाने के लिए कुछ होता है ना, वो टांगा जाता है ताकि वो एक बार अंदर आ जाए, और एक बार अंदर आ गया तो फिर तो उसको काट ही देंगे। ये बेसिकली झांसा कैसे होता है कि एक बार आप बिल्डर के ऑफिस जाओ, एक बार आप साइट विजिट करो,
और साइट विजिट करोगे तो कोई ना कोई ब्रोकर आपको मिलेगा ना, ज्ञान बताने के लिए, यहां हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे वो बनाएंगे, ताजमहल बना देंगे इसको। तो ये जो ब्रोकर बताएगा ना, वो बैठा है आपको काटने के लिए। ये सब बातें आपको बताएगा नहीं वो, ये इतना लगेगा। ये बातें बता करके और बताएगा हम यहां ताजमहल बना रहे हैं और उस ताजमहल में आपका बहुत बढ़िया कमरा होगा, और आपको प्यारी प्यारी बातें कर करके आपका बेसिक बुकिंग अमाउंट निकलवा लेगा। एक बार आपका बुकिंग अमाउंट गया, उसके बाद तो आपको ये सब देने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके सब देने पड़ेंगे। काट लिया उसने, मुर्गा हलाल। अब मैं आज आगे जो बात करने वाला हूं, आपको क्या चीजें देखनी है अगर किसी प्रॉपर्टी ऑफिस जा रहे हो, विजिट करने जा रहे हो, तो क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपको कोई ब्रोकर मुर्गा समझ के हलाल ना करे। आओ अब आगे। सबसे पहली चीज, जब आप ब्रोकर के साथ बैठ रहे हो सर, उससे पूछो ये जो ताजमहल बनाने की बात कर रहे हो इसमें लोडिंग कितना है। कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा सर आपको। अच्छा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, चलो फिर तो हम लोग 4 लोगों की फैमिली है, बहुत आराम से रहेंगे। अरे 1000 स्क्वायर फीट का नहीं मिलेगा, वो बोला जा रहा है 1000 स्क्वायर फीट। लोडिंग करके एक फैक्टर होता है। लोडिंग क्या होता है कि आप जिस सोसाइटी में फ्लैट लेने जा रहे हो, भैया वहां क्लब हाउस भी है, सड़क भी है, पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी चीजें, जितनी सारी चीजें हैं सर, वो सब का पैसा कौन देगा? वो सब का पैसा भी आप ही से लिया गया। तो वो सब 1000 स्क्वायर फीट जो आपको बोला गया है, दरअसल आपके रहने का एरिया उसमें 2500 स्क्वायर फीट है, लेकिन 500 स्क्वायर फीट वो सब जो चीजों से ऐड कर लिया। सड़क का थोड़ा सा ऐड कर लिया, क्लब का थोड़ा सा ऐड कर लिया, पार्क का थोड़ा सा ऐड कर लिया कि भैया 100 लोग अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो 100 पार्ट आया उसमें बांट दो एक लोगों में, तो जो आया वो आपका। उसको कहते हैं लोडिंग। लिफ्ट से मतलब घर के दरवाजे से आप जैसे ही बाहर निकलोगे, बाहर जो एरिया होगा, जो लिफ्ट में जाओगे, उस एरिया का पैसा कौन देगा? बिल्डर कुछ नहीं देता, सब लेगा आप ही से वो। तो उसी चीज को सबको कहते हैं लोडिंग। तो कुल मिलाकर के 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप फ्लैट ले रहे हो, तो ये भी बिल्डर पे डिपेंड करता है कि 40%, 50%, 30% भी होता है, और कई जगहों पे 60% भी होता है। ये लोडिंग में चला जाता है वो एरिया। और 60% अगर लोडिंग में गया तो आपको रहने के लिए कितना एरिया मिला? 1000 में सिर्फ 400। ये ब्रोकर नहीं बताएगा अपनी मर्जी से, ये नहीं बताएगा। ये पूछना है आपको कि लोडिंग कितना है इसमें। और जो फ्लैट आप लेने जा रहे हो, कोशिश करो कि लोडिंग कम से कम हो। 30% तक अगर लोडिंग है तो ठीक है, अच्छा है। 40% भी चल जाएगा, लेकिन 40 से ऊपर की अगर लोडिंग है तो वो छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। ऐसी प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स 40, 30 है, 25 है तो और अच्छा है। लोडिंग कई सारे अगर अच्छे बिल्डर हैं, मतलब अच्छे बिल्डर कहने का मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि लग्जरी में लोडिंग भी बढ़ जाती है। कम लग्जरी है, इकोनॉमी है, तो लोडिंग 25% भी होता है, 20% भी होता है। जितना कम लोडिंग उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब आगे देखो, अगला है भैया सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट। जब आप ब्रोकर के पास बैठे हो तो बिल्डर की हिस्ट्री भी जरा पूछो, जिस बिल्डर का फ्लैट आप देखने गए हो, क्योंकि ब्रोकर तो भैया आपको चोर को भी ना राजा बता के पेश करेगा कि सर हमारे बिल्डर तो दुनिया में इनसे जैसा कोई ईमानदार है ही नहीं, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। उसका काम ही है, क्योंकि कमीशन भी ये बनेगा। तो ब्रोकरों की बात पे तो कभी यकीन नहीं करना, चाहे कितना ही बढ़िया ब्रोकर हो। और ब्रोकर आपको सूट शर्ट पहन करके, टाई कोट लगा करके बैठते हैं ताकि उसको देख करके आप इंप्रेस हो जाओ। नहीं होना। ब्रोकर का मतलब यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। ये मान के बैठो ब्रोकर के सामने कि ब्रोकर की हर एक लाइन झूठी है। ये मान के अगर आप बैठोगे तो बच पाओगे। उसकी एक लाइन पे यकीन नहीं करना, हर एक लाइन को वैलिडेट करना है आपको। कैसे वैलिडेट करना है बताता हूं। सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट होता है भैया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है कि जो प्रोजेक्ट 2013 से पहले लॉन्च हुए, उसमें से 5,76,000 यूनिट्स, जिनकी टोटल लगभग 5 लाख करोड़ की है कीमत, अभी तक वो डिलीवर ही नहीं हुए। मतलब 5 लाख करोड़ के फ्लैट्स नहीं डिलीवर हुए हैं, और 2013 से पहले जो बनने शुरू हुए थे। तो मतलब सोचो कितने 10-15 साल हो गए यार। आप सोचोगे फिर तो बिल्डर ने पैसा वापस कर दिया होगा। अरे बिल्डर पैसे वापस करता है? कोई नहीं वापस करता। फिर तो बैंक से जो लोन लिया था बैंक ने रोक दिया होगा ईएमआई काटना। कोई नहीं काटता, कोई नहीं रोकता है, वो सब चालू रहेगा। बिल्डर भी लेगा, बैंक भी लेगा, भुगतान सिर्फ आप करोगे क्योंकि फंसे आप हो। सालों से रुका प्रोजेक्ट में एक और रिपोर्ट मैंने देखी, एनारॉक रिपोर्ट की, जिस सिर्फ इंडिया के 7 बड़े शहरों में 5 लाख रेजिडेंशियल फ्लैट्स अटके हुए हैं, जिनकी टोटल वर्थ 4 लाख करोड़ की है। इनमें से 77% तो सिर्फ मुंबई और दिल्ली एनसीआर के हैं। सबसे बड़े कांड ये रिपोर्ट में मैंने यहां पे लगाई है।
उसके बाद सिर्फ 30% रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, रेरा क्या होता है बता देता हूं। 2016 में एक रेगुलेशन आया है, उससे पहले रियल एस्टेट मार्केट रेगुलेटेड नहीं था, कोई माय बाप नहीं था इसका। हर बिल्डर अपने मर्जी से फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, चल रहा है। रेरा आया 2016 में, बिल्डरों की कान पकड़ी, रूल्स बनाए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन 2016 में आया ना, कोई भी सरकारी एंटिटी जब नई नई आती है, तब नई मानो 10 साल हुआ है तो 10 साल नया ही होता है। तो अभी भी ये नहीं समझ लो कि रेरा आ गया तो आपके साथ फ्रॉड होने से आप बच जाओगे, ना 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 ना। हर चीज को बाईपास करने का बिल्डर पे तरीका है। आप अगर बुद्धिमान नहीं हो, दिमाग नहीं है, तो बिल्डर आपको आराम से मामू बना देगा। सिर्फ 36% रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन पर मीट कर पाते हैं। रूल ये है कि आप जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, अगर आपने 2020 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आपने बोला है 2025 में प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, मतलब बिल्डर की साइड से बात कर रहा हूं, बिल्डर ने बोला 2025 में कंप्लीट होगा, तो रेरा कहती है कि 2025 में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो बिल्डर पेनल्टी देगा। सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट, बिल्डर का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखो भैया। आप जब खरीदने जा रहे हो प्रॉपर्टी फ्लैट, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। जिस भी बिल्डर को आप देख रहे हो उसका गूगल सर्च करो, उसके फ्रॉड सर्च करो, फेसबुक, अपने आसपास के लोगों से बात करो, बहुत जरूरी है। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, कोई शुभ काम करने जाते हैं तो अपने आसपास के लोगों को नहीं बताते, अरे नजर लग जाएगी, काम हमारा रुक जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने में ये काम नहीं करने का। 4 लोगों को बताओ, 4 लोगों से पूछो कि वहां खरीदने का सोच रहे हैं, खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसा ज्ञान हो जो आप कहेगा अरे इस बिल्डर से खरीदने जा रहे हो, अरे उसके तो 4 फ्रॉड है, हमारा ताऊ का लड़का ने खरीदा था, फंस गया। वो कहां खरीदा था? वो लखनऊ में खरीदा था, लेकिन प्रोजेक्ट तो नोएडा में बन रहा है। नहीं, नोएडा वाला अच्छा होगा। अरे बिल्डर तो वही है, भले वो लखनऊ में बना रहा था, वहां फंसाया। अब जब लखनऊ वाले को फंसाया तो नोएडा वाले की क्या गारंटी है यहां बच जाएंगे, यहां भी फंसाएगा वो। तो ऐसा बिल्डर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, नहीं लेना उससे। उसके लिए 4 लोगों से पूछो, गूगल पे सर्च करो, जितनी इंक्वायरी कर सकते हो करो। प्री लॉन्च में अवॉइड करो, अंडर कंस्ट्रक्शन अवॉइड करो। जो शुरुआत में मैंने जीएसटी की बात करी थी कि जीएसटी बचाना है तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब लो, लेकिन जीएसटी और प्रोजेक्ट जब शुरुआत में हुआ है तो सस्ता पड़ता है। लेकिन उस सस्ते के चक्कर में आप नोएडा में आपको कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे सर, आम्रपाली देख लो, ऐसे कई सारे हैं जो बिल्डिंग लॉन्च तो हुए, लोगों के लोन भी हो गए, ईएमआई कटने शुरू हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक लोगों को फ्लैट नहीं मिला। ईएमआई जा रही है, ईएमआई जाती रहेगी, कोर्ट में केस चल रहा है, बैंक के अगेंस्ट चल रहा है, बिल्डर के अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। नुकसान सिर्फ और सिर्फ लोगों का हो रहा है। तो इसीलिए ये भी मैं कहता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से बचो। सस्ता लेने के चक्कर में पूरा का पूरा कैपिटल खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं 70-80% जब बन चुका है, देख लो भैया सब कुछ खड़ा हो चुका है, तब लो। थोड़ा महंगा लो, लेकिन ये तो श्योर है कि मिल जाएगा। सस्ता लेने के चक्कर में ये श्योरिटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, बुकिंग से पहले एस्क्रो अकाउंट भी चेक करो। इस पर मैं सोच रहा हूं, ये लंबा टॉपिक है, इस पर मैं सोच रहा हूं डेडिकेटेड वीडियो करूं, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एस्क्रो अकाउंट बेसिकली ऐसा समझो कि हर बिल्डर का एक एस्क्रो अकाउंट होता है, जिस अकाउंट में वो लोगों से पैसे लेता है। उस अकाउंट में पैसे लेने का मतलब रेरा की उस नजर पे होती है, उस एस्क्रो अकाउंट पर नजर होती है। 70% पैसा मैंडेट है रेरा की तरफ से कि बिल्डर उसी अकाउंट में लेगा। वो अकाउंट की नजर बेसिकली रेरा अपने सुपरविजन में रखता है। अगर उस अकाउंट में पैसा नहीं ले रहा है बिल्डर तो गड़बड़ है, फिर वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेगा, उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा, फिर होगा स्कैम। इतना अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इस पर मैं डिटेल वीडियो कर सकता हूं मुझे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। 2-3 हजार अगर लोगों ने बोल दिए कि भैया एस्क्रो पर वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ गए आप। जिस भी प्रॉपर्टी डीलर के पास पूछ रहे हो, बैठ रहे हो, उसका पूछो एस्क्रो अकाउंट कौन से बैंक में है, एस्क्रो अकाउंट चेक करो, अगर है तो ही पेमेंट करना है। उसके बाद रेसिडेंशियल प्लॉट की बात आती है। इतनी कहानी तो हमने रेसिडेंशियल फ्लैट की बात करी, अब प्लॉट सबसे ज्यादा लफड़े वाला काम है। सबसे ज्यादा फ्रॉड प्लॉट में ही होता है। टैक्सेस और हिडन कॉस्ट की बात कर लेता हूं। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी लगेगा भैया, मतलब इतनी सारी चीजें लगेंगी, एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। आओ, कॉस्ट रिमूव्ड। कॉस्ट रिमूव का मतलब जो आपको फ्लैट में लगते थे प्लॉट में नहीं लगेंगे। इसका मतलब प्लॉट लेना अच्छा है, प्लॉट लेना हमेशा ही अच्छा है, हमेशा ही फायदे की डील होती है, बहुत ज्यादा फायदे की डील होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा स्कैम और सबसे ज्यादा फ्रॉड भी प्लॉट में होते हैं। यहां पे आपको जीएसटी नहीं लगता सर, इससे बच जाते हो आप। मेट्रो सेस जो महाराष्ट्र की बात करी वो भी नहीं लगता यहां पे, पार्किंग चार्जेस नहीं लगता, मेंटेनेंस चार्जेस, फ्लोर राइज चार्जेस, क्लब हाउस, यूटिलिटी, सोसाइटी, ये सब चीजों से आप बच जाते हो। क्यों? वो तो बना रहा था ना बिल्डर, यहां कोई बना नहीं रहा, रॉ जमीन ले रहे हो आप, तो इसलिए ये सब चीजें बच गई। कॉस्ट एडेड जो ऐड होगा सर, डेवलपमेंट चार्ज ऐड होगा। आप अगर नोएडा में प्लॉट लेने जा रहे हो
तो नोएडा अथॉरिटी कहेगी जो प्लॉट लिया है उसके आसपास जो बिजली का पोल है वो मैंने लगाया, तुम्हारे प्लॉट तक पहुंचने का रास्ता मैंने बनाया, तुम्हारे आसपास कोई मैदान डेवलप करना होगा बच्चों को खेलने के लिए मैंने किया, उसके लिए पैसे दो मुझे। तो उसके लिए आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। ये रजिस्ट्री स्टैंप ड्यूटी से अलग है, वो अलग से लगेगा। खैर कॉस्ट एडेड मतलब जो नया ऐड हुआ है इसलिए मैंने रजिस्ट्री वगैरह नहीं लिखा है, वो तो लगेगा ही। ट्रांसफर मोमेरेंडम चार्जेस, इसको टीएमबी कहते हैं। मतलब अभी जो आपने पूछा कि एक आदमी से प्लॉट अगर दूसरे आदमी को बेचा जा रहा है तो ट्रांसफर की फीस लगती है। ये कितना लगता है? 2% के आसपास। अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। बेसिकली जो मैंने सुना है ये दिल्ली एनसीआर में लगता है। अलग अलग रूल्स बदलते रहते हैं। देखो भैया, किसी स्टेट ने हटा दिए, किसी स्टेट ने लगा दिए, किसी स्टेट ने ज्यादा कर दिए, किसी ने कम कर दिए, रूल्स बदलते रहते हैं। फिलहाल मैं ये बात दिल्ली एनसीआर की कर रहा हूं, यहां पे 2% के आसपास टीएम लगता है। अब ये टीएम कौन पे करेगा? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कहता है बेचने वाला 1% दे दे, खरीदने वाला 1% दे दे, या पूरा पूरा बेचने वाला दे, या पूरा पूरा खरीदने वाला दे। ये बायर और सेलर के बीच का नेगोशिएशन और डिस्कशन का पार्ट होता है। इसको अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। अथॉरिटी को तो ये पैसा चाहिए। अब अथॉरिटी को बायर देगा सेलर देगा, उससे मतलब नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस, प्लॉट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो मैंने बताया आपको डेवलपमेंट चार्जेस, ये वेरी करता है। 500 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ये आप लगेगा। अब 50 लाख का प्लॉट अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मोटा मोटी मान लो ये डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे आपसे 10 लाख रुपए कान पकड़ के वसूले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते, देना पड़ेगा आपको। ठीक है। ट्रांसफर मोमेरेंडम चार्जेस, जैसा मैंने 102% के आसपास बताया, 2.5% भी कई बार होता है। तो अगर आप 2.5% मानोगे तो 1,25,000 के आसपास हो गया। 1% भी होता है, 2% भी होता है, 2.5% भी होता है, वो देख लेना आप। तो ये मैंने लिख इसलिए दिया कि इसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा आपको। अच्छा, ये सारे चार्जेस थे भैया आइटम्स। प्लॉट के केसेस में इतना इतना पैसा लगता है। तो 50 लाख का अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो तकरीबन 16 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। आप मतलब 66 लाख का आपको प्लॉट पड़ेगा। 50 लाख का प्लॉट 66 लाख का पड़ेगा। तो वहां से तो काफी कम है। ठीक। अच्छा, इसमें भी थोड़ा आप चार्जेस वार्जेस नेगोशिएट करके 66 या 65 मान लो, 64 मान लो, 63 मान लो, अरे 60 तो मान ही लो कम से कम। तो 50 लाख का प्लॉट आपको 60 लाख का पड़ेगा। अब उसके बाद डबल बुकिंग। प्लॉट में सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा रिस्क होता क्या है? एक प्लॉट जो आपको बेचने वाला है, बहुत भविष्य सुनहरे सपने दिखा दिखा के आपको बेचे जा रहे हैं, वही सुनहरे सपने दिखा करके सेम प्लॉट बेचने वाले ने 5 पहले लोगों को बेच रखा है। आप छठे हो या 7वें 8वें 10वें पता नहीं, एक प्लॉट 10-10 लोगों को बिक जाता है। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? सरकार कुछ नहीं करा रही। सरकार बहुत बिजी है यार, इतना ये सब छोटे छोटे काम देखते रहेगी क्या सरकार? तो इसमें आप ही को देखना काम है, सरकार नहीं देख रही। इससे बचो आप, सरकार को बहुत काम है। सरकार फीस लेगी, प्रॉपर लेगी, रजिस्ट्रेशन लेगी, टैक्सेस लेगी, जीएसटी लेगी, सब लेगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज देखने का टाइम नहीं है। छोटी छोटी चीज आप देखो, नहीं देखोगे तो फंसोगे। डबल बुकिंग। अब जैसे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अब जेवर एयरपोर्ट के पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड पार्सल बिक रहा है। वहां पे फ्रॉड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। एक एक प्लॉट 10-10 लोगों को बिके हुए हैं। और मजे की बात, रजिस्ट्री भी हो गई है। 10 प्लॉट 10 बार बिके हैं, लेकिन रजिस्ट्री हो चुकी है। 10 का अथॉरिटी ने पैसे लिए हैं, स्टैंप ड्यूटी लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है। 10 लोगों के नाम पे एक प्लॉट कैसे रजिस्ट्री हो सकती है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन होता है। भारत है, चल जाता है इतना। फंसने का काम तो लोगों का है ना। तो इससे कैसे बचेंगे बताता हूं। हो क्या रहा है? प्लॉट ले रहे हो भैया, बुकिंग अमाउंट देने से पहले सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर के एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लो। मतलब कोई भी प्लॉट आप लेने से पहले उस प्लॉट की डिटेल मालिक से लो, और वो प्लॉट की डिटेल लेकर के आप जाओ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस और उसको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाओ और बोलो कि हमको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, भार प्रमाण पत्र। क्यों चाहिए आपको ये सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति किसी और को बेची या गिरवी तो नहीं गई है। कहीं आप 7वें नंबर के कस्टमर तो नहीं हो, 6 को पहले निपटा दिया उसने। ऐसा तो नहीं है कि आप जो खरीदने गए हो वो सिर्फ आपको ही बेच रहा है। इस बात की एश्योरिटी गारंटी होती है, तो ये आपको जरूर चाहिए। 500-1000 रुपए का काम है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, अलग अलग स्टेट। बाकी जो अंदर से फीस जाती है वो अलग, वो तो नेगोशिएशन का पार्ट है। रियल एस्टेट में ये भी चीज है भैया, हर चीज में यहां अंडर टेबल फीस बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। किसी बड़े बैंक से टाइटल इंश्योरेंस ले लो। टाइटल इंश्योरेंस पर भी एक लंबा टॉपिक है, ये चाहो तो आप मैं वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब। टाइटल इंश्योरेंस क्या होता है कि बेसिकली आप अपना प्लॉट खरीदने से पहले बैंक से इंश्योर्ड करा देते हो। कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड से आपको बैंक बचा लेगा, मतलब वो पैसा आपको बैंक दे देगा। हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट है, कई सारे बैंकरों को भी नहीं पता होगा ये चीज।
तो आप चाहो तो इस पर डिटेल में हम बाद में वीडियो कर सकते हैं, फिलहाल एक लाइन में आपको ये ओवरव्यू दिया। उसके बाद एक और चीज कर सकते हो, बैंक से थोड़ा सा लोन ले लो। 50 लाख का प्लॉट है, आप कहोगे नहीं भैया मेरे पास तो पैसा है, हम काहे को लोन ले, 50 लाख हम ही दे देंगे। अगर फंस गए तो अरे 5 ही लाख का लोन ले लो बैंक से। जब बैंक से आप लोन लेते हो तो होता क्या है कि बैंक लोन देने से पहले प्लॉट की पूरी वेरिफिकेशन करेगा, वो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लेगा आपके भी आप पे, और कच्चा चिट्ठा निकाल के आपको 5 लाख का लोन देगा। तो बैंक ने अगर किसी प्लॉट पे लोन दिया है तो समझ जाओ वो ठीक है, बढ़िया है। तो इसलिए बैंक लोन लेना जरूरी होता है प्लॉट पर। उसके बाद कैसे इंश्योर करें कि प्लॉट पर कब्जा ना हो। आपने खरीद लिया, उसके बाद कब्जा हो गया, या जो खरीदा वो पहले से कब्जा किया हुआ है, इससे भैया लोकल इंक्वायरी करो, आसपास के लोगों से पूछो, लोकल पुलिस के पास जाओ, पंचायत के पास जाओ, उन सबसे बात करो, हिस्ट्री निकालो, एरिया पर कब्जा तो नहीं है। अगर प्लॉट खरीद रहे हो तो बाउंड्री दीवार भैया बनवा लो, इससे चीजें पता। आप कहोगे इतना काम करना पड़ेगा प्लॉट खरीदने से पहले। इसीलिए तो मैंने बोला सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा स्कैम प्लॉट में ही होते हैं। आप कहोगे सरकार, अरे फिर सरकार की बात, सरकार बहुत बिजी है भाई, बहुत काम है सरकार को, ये सब थोड़ी करा। आप सरकार स्टैंप ड्यूटी लेने के लिए बैठी है, बाकी ये सब काम करने के लिए नहीं। अच्छा एक जरूरी बात, ये सब काम आप और हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बार प्रमाण पत्र वो सब कौन पढ़ेगा, इतना लंबा लंबा डॉक्यूमेंट होता है वो। तो इसके लिए आपको वकील की हेल्प लगेगी ही लगेगी। वकील अपने साथ रखे ही रखे, जब आप प्लॉट खरीदने जाएं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएं, वकील लेगा 1-2% अपना, वो नेगोशिएशन का पार्ट होगा आपका, 20-25 हज़ार 50 हज़ार या 1-2% वो लेगा, लेकिन आपको सही गाइडेंस वो देने का काम करेगा वकील। ठीक, अब आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। अब आगे थोड़ा सा स्पीड में मैं खींचता हूं, नहीं तो वीडियो ये काफी लंबा हो रहा है। देखो भैया, टैक्सेस, हिडन कॉस्ट, यहां पर ये सारी लंबी लिस्ट है। पावर बैकअप के चार्जेस, आप अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप दुकान खोलने के लिए ले रहे हो प्रॉपर्टी, ऑफिस बनाने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, या बना बनाया बिल्डर का ले रहे हो, वो होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जब कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो पावर बैकअप के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं बिल्डर को। वो कितना जाएगा, मोटा मोटी 1 लाख के आसपास आप पकड़ लो। आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। अगेन वही चीज, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लगेगा जीएसटी, बन चुका है तो नहीं लगेगा, लेकिन यहां 5% नहीं लगता, यहां लगता है 12%। रेसिडेंशियल में जीएसटी 5%, लेकिन कमर्शियल में जीएसटी 12%। तो मोटा मोटी 50 लाख का प्रॉपर्टी अगर आप कमर्शियल भी ले रहे हो तो 6 लाख के आसपास आपका यहां जाएगा। ठीक है, फायर सेफ्टी कंप्लायंस चार्जेस, यहां भी 1 लाख रुपए मोटा मोटी पकड़ लो आप। इंश्योरेंस चार्जेस भी लगेंगे, यहां भी 1 लाख रुपए मोटा मोटी आप पकड़ लो। तो ये सारे चार्जेस मिलाकर के आप देखोगे 50 लाख अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 57 लाख की अलग से टैक्सेस, हिडन कॉस्ट, फीस सब मिला करके है। तो आपको वो 1 करोड़ से ऊपर का पड़ जाएगा। इसको बेस प्राइस बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये सिर्फ बेस प्राइस है। अब बेस प्राइस के ऊपर इतने हिडन चार्जेस ये सब होते हैं। अच्छा, ये जो कह रहा हूं ऐसा नहीं कि हर बिल्डर का ऐसा ही हो जाए, हर स्टेट में, हर सिटी में ऐसा ही हो जाए, ना 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 ना, ये स्टेट वेरी करेगा, बिल्डर वेरी करेगा। हो सकता है 50 लाख का बेस प्राइस का चीज आपको 80 लाख में फाइनल हो जाए, 70 लाख में फाइनल हो जाए, या 90 लाख में फाइनल हो जाए। स्टेट वेरी करेगा, बिल्डर वेरी करेगा। ठीक, उसके बाद कॉमन फ्रॉड क्या होते हैं, जरा ये ध्यान से समझिए। होता क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 2024 की एक रिपोर्ट है, रियल एस्टेट फ्रॉड केसेस इंक्रीज 19% बढ़ गए हैं 5 सालों में। 19% पिछले 5 सालों में बढ़ गए हैं, जबकि 2016 में रेरा आ चुका है। 2016 में रेरा आने के बाद भी 19% फ्रॉड के केसेस बढ़ गए। तो रेरा क्या कर रही है, अरे सरकारी संस्था है, समझा करो। इन 2022 11,000 प्रॉपर्टी फ्रॉड केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया। ये सब क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की फिर से रिपोर्ट। 15% ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग फ्रॉड हो रही है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग फ्रॉड क्या होती है अभी आपको बताऊंगा। कॉमन फ्रॉड, सबसे पहला फ्रॉड होता है भैया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूसेज। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूसेज कहने का मतलब, प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है, बिल्डर ने बेच दिया उसको कि आप अपना मकान बना लेना यहां पर। तो जब आप मकान बनाने जाओगे तब सरकार आकर के आपका कॉलर पकड़ लेगी, क्या कर रहे हो, तो एग्रीकल्चरल है, तो इसी को कहते हैं। तो यहां फंसोगे। ये सबका सर्टिफिकेट होता है, जब आप खरीद रहे हो तो आपको ये सब क्लियर सर्टिफिकेट चाहिए। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेल, डिस्प्यूटेड मतलब पहले से वो फंसा हुआ प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो, ये 4 लोगों को पहले बेच चुका है, आपका नंबर 5वां है, इसको डिस्प्यूटेड कहते हैं। अच्छा, अब इससे बचना कैसे है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूसेज से बचना कैसे है, इसके लिए भैया आप जोनिंग सर्टिफिकेट वेरीफाई कराओ, लैंड यूसेज सर्टिफिकेट वेरीफाई कराओ। ये सब चीजें आप तो कर नहीं पाओगे, आपको अपने साथ वकील रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हम और आप समझ ही नहीं पाएंगे इसको। लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करो, या ऑफलाइन जाकर के चेक करो। ठीक, अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से कैसे बचे,
डेटा फ्रॉम इंडियन जस्टिस ये भी ये कह रहे हैं कि भैया 3 करोड़ पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं। आप कहोगे हम कोर्ट में केस कर देंगे, तो 3 करोड़ ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, आपका नंबर 3 करोड़ केसेस के बाद आएगा। तो तब तक आपके बाल बच्चे जवान हो चुके होंगे, आपकी चिता रेडी हो चुकी होगी, वो सब भी हो सकता है। और ऐसा होता है, ये रियलिटी है। ठीक है, दक्ष सर्वे ने बोला कि 66% केसेस प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं, 66% जो केसेस हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। ये सब रिपोर्ट है। डिस्प्यूट में कैसे बचना है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, ये क्या है, 28% लिटिगेशन में है, मतलब कोर्ट में है ये केसेस। अब असली में भैया बचे कैसे, ये बताता हूं। प्रॉपर्टी का भैया चैनल डॉक्यूमेंट देख लो। बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंट ना, मैं कितना भी ये डॉक्यूमेंट देख लो, वो डॉक्यूमेंट बोल लो, आपको बोलूंगा, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड या फ्लैट खरीदने से पहले लॉयर पकड़ो, और लॉयर को ये सब पता होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज के लिए देखना है। लॉयर बिना वेरिफिकेशन कराए कोई प्रॉपर्टी मत खरीदो। इन शॉर्ट बात ये है। अब उसके बाद जरा समराइज कर देता हूं। फ्लैट खरीदने से पहले 11 स्टेप समरी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम ये शांति सुनो, शांति से नहीं, ध्यान से सुनो। बजट फिक्स कर लो, लोकेशन डिसाइड कर लो, ये तो करने से आप पहले कर ही लोगे, मतलब खरीदने से पहले। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक जरूर करो, पुराने प्रोजेक्ट उसके जरूर देखो, अगर कोई एक भी प्रोजेक्ट उसका फंसा हुआ है तो मत खरीदो उस बिल्डर से। कोई अगर नया बिल्डर मार्केट में आया है तो उससे भी मत खरीदो, बिल्डर की पास हिस्ट्री बहुत जरूरी है। और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट से हो सकता है तो बचो, कम पैसा देने के चक्कर में वो पैसा भी चला जाएगा, कम पैसा। प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं ये भी देखो, आजकल तो मैंडेट है, कोई भी बिल्डर अगर आ रहा है तो रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नहीं तो वो मार्केट में प्रमोशन नहीं कर सकता, ये रेरा कहती है। अच्छा, प्रमोशन कर दिया तो रेरा फाइन लेगी, आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कमाएगी रेरा, फंसोगे आप। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा रेरा के भरोसे बैठना नहीं है, अपनी जानकारी अपने भरोसे करने का ये रखो, और लॉयर के मदद लो इसमें। लीगल वेरिफिकेशन करवाओ, अगेन बिल्डर की बात है। नेबर और एग्जिस्टिंग रेसिडेंट से बात करो, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। कारपेट एरिया और सुपर बिल्डर एरिया का फर्क समझो, ये ध्यान से समझिए। जो लोडिंग की बात हमने करी थी, 1000 स्क्वायर फीट में आपको 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलता था, जो 500 स्क्वायर फीट मिला है उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। बाकी जो 1000 स्क्वायर फीट बोल करके बिल्डर ने आपको बेचा है उसको बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। रेरा का रूल कहता है कि बिल्डर कारपेट एरिया ही स्पेसिफाई करके बेचेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। हर बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया बोल के ही बेचता है। जनरली अगर 500 स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया मिलना था तो ब्रोकर को यह बोलना चाहिए था कि आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, लेकिन नहीं, बिल्डर या ब्रोकर आपको बोलेगा आपका 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और 1000 स्क्वायर फीट के बेस पे आपसे प्राइसिंग ली जाती है, लेकिन मिलता आपको 500 स्क्वायर फीट है। ये रेरा का रूल होने के बावजूद भी हर बिल्डर इसको तोड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टेज देखो भैया, फ्लैट का फाइनल कॉस्ट समझो, ये सब चीजें लेने के बाद जितने चार्जेस हमने बताए वो सब चार्जेस पहले ही कैलकुलेट करो। ब्रोकर आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि उसका काम आपको काटना है, तो आप समझदारी से पहले ये सब चीजें डिस्कस कर लो। पेमेंट प्लान समझो, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है तो अच्छा है। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड क्या होता है, हर फ्लोर बनते बनते आपसे पैसा लेता है बिल्डर, तो वो है तो अच्छा है। पता चले पहले 80% ले लिया, 60% ले लिया और बिल्डर भाग गया तो फंस जाओगे आप। अग्रीमेंट टू सेल, कोई भी बिल्डर की तरफ से अगर डॉक्यूमेंट बनता है, 90% लोग बिल्डर के डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते और पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि समझ नहीं आएगा, लॉयर रखो वहां पर। लेकिन बिल्डर का हर एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है। अब प्लॉट लेने से पहले 11 स्टेप। सबसे पहले भैया लोकेशन और कनेक्टिविटी चेक करो जो प्लॉट लेने जा रहे हो, क्योंकि बेचने वाला तो आपको बताएगा कि जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं सर, यहीं से हाईवे गुजरेगा और इस हाईवे से रोज मोदी जी आएंगे, तो आपके फ्लैट की कॉस्ट, जब आपका फ्लैट का कॉस्ट है 10 गुना हो जाएगा 2 साल में। ये ब्रोकर का बोलना काम है, ये बोल करके वो आपको काटेगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि सच क्या है उसको वेरीफाई करना। ठीक, लैंड का टाइटल क्लियर है नहीं, ये सब चेक कराओ भैया। जो बेसिकली वकील वाली बात जो मैंने आपको बता दिया, जोनिंग, लैंड यूसेज, एनक्रो, भनक्रो, ये सब चीजें वकील वाला काम है, तो वकील से जरूर चेक कराओ। एसेट रोड पब्लिक है या प्राइवेट है, मतलब वकील, ये सब वकील है। कुल मिलाकर के समझ गए भैया। तो लास्ट में मैंने तेजी से खींचा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूंगा, क्लैरिटी आपको दे पाया हूंगा। और अगर सच में मैंने आपको क्लैरिटी दी या आप भी इन चीजों में से कभी फंसे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन पढ़ता मैं एक एक कमेंट हूं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्या मैं आपको क्लियर समझा पाया। ऐसे किसी फ्रॉड में आप भी फंसे हो या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, मौसी का लड़का फंसा है तो वो सब भी बताओ मेरे को। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।